हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब इंडिया में आईपीएल का सीज़न नज़दीक आने लगता है और आईपीएल के मैचेस जब शुरू होते हैं तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के साथ इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा देखने मिलती है कि म्यूचुअल फंड्स सही है। क्या वाकई में? मैं इस स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स वाकई में सही है, बट सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही एक इकलौता रास्ता नहीं बचता। आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी है जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए। और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जहां बहुत सारे इंडियंस को इस बात की अवेयरनेस नहीं है, और इसी अवेयरनेस को लाने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास। तो पहले कुछ फैक्ट्स की बात की जाए अबाउट ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो हम यदि निफ्टी 50 को ट्रैक करें, आज की डेट दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूं तो आज जब मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है 18 मार्च 2025। तो हम यदि पिछले 10 साल का डेटा ट्रैक करें ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करूं, तो आज से 10 साल पहले क्या था और आज इसकी पोजीशन क्या है। तो ऑफ कोर्स आज सुबह का डेटा तो मेरे पास अब तक आया नहीं है। ये मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये पिछले दिन की यानी कि मार्च 17, 2025 निफ्टी क्लोज हुआ था 22,508.75 पॉइंट्स पर। तो आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले क्या था? ये था सिर्फ 8,634.65 पॉइंट्स। इसका मतलब कि पिछले 10 सालों में निफ्टी इंडेक्स में जो ग्रोथ दिखी है, इसे आप यदि ट्रैक करें तो ये ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 160.71%, यानी 10 साल में ये ग्रोथ 160.71% जब दिखा रही, आप एक सिंपल एनुअल एवरेज निकालें तो एनुअली 16% का ग्रोथ। बट फाइनेंस में कभी भी हम सिंपल एवरेज इस तरह से नहीं लेते। ग्रोथ रेट की जब बात की जाए तो हम हमेशा फोकस करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स आते हैं उन रिटर्न्स के साथ साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उस पर रिटर्न मिला, उसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू पर आपको रिटर्न्स चाहिए। यहां कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात की जाए तो यदि सिंपल एवरेज पर ये 16% आता है तो हम इसे बारीकी से यदि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की तरफ ले जाएं, CAGR जिसे कहा जाता है, ये भी 10.12% है। तो आज फ्रेंड्स 10.12% CAGR एक अच्छा खासा रिटर्न माना जा सकता है। तो इस निफ्टी के इम्पैक्ट को हम यदि समझें और हम ये देखें कि भाई किसी इंडिविजुअल स्टॉक में लोगों ने यदि अपने पैसे इन्वेस्ट किए और वहां पर उन्हें लॉस हुआ हो या किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गेन हुआ हो, इनको थोड़ी देर के लिए एक साइड रखकर हम चुपचाप एक बात पर फोकस करें कि हम यदि निफ्टी में इन्वेस्ट कर दें तो ये कितना अच्छा होगा कि आपके पास स्टेबल रिटर्न्स, और आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि कब कौन सा स्टॉक खरीदा जाए और कब कौन सा स्टॉक बेचा जाए। आपके पोर्टफोलियो में आपको कौन कौन से स्टॉक इंक्लूड करने, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी एज एन इंडेक्स हम डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, हम निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जरूर ट्रेड कर सकते हैं जिसका अंडरलाइंग निफ्टी हो, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल हो सकता है निफ्टी फ्यूचर्स, बट वो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इंडेक्स फंड की बात की जाए, यानी इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। इन अदर वर्ड्स, हम यदि म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, जहां पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मैं यहां पर इस इंडेक्स फंड को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मानूंगा, क्योंकि इन फंड्स को मैनेज करने का जो कॉस्ट है, इन फंड्स को मैनेज करने की जो फीस है वो कंसिडरेबली कम होती है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड की जहां बात की जाए तो वो एक एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो की कैटेगरी में आता है। एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो मतलब जहां पर एक्सपर्ट्स अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी पूरी एनालिसिस लगा रहे हैं उस
पूरे पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए जिस टाइप का वो म्यूचुअल फंड डिजाइन किया गया है। ऑन द अदर साइड इंडेक्स फंड क्या करता है, किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक रेप्लिका बनाता है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी है तो निफ्टी का एक रेप्लिका बना दिया जाएगा, यानी कि निफ्टी में जो जो स्टॉक्स जिस प्रपोर्शन में इंक्लूडेड हैं उसी प्रकार एक फंड बनाया जाएगा जो निफ्टी को एग्जैक्टली कॉपी करता हो। तो क्या होता है, जब आप एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर आपको पूरा का पूरा एक्सपर्टीज चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट्स की और एनालिस्ट्स की एक टीम होनी चाहिए जो ट्रैक कर सके स्टॉक मार्केट्स को, बॉन्ड मार्केट्स को, और अपने फंड का वैल्यू लगातार बढ़ाए रखने के लिए, फंड में लगातार ग्रोथ लाने के लिए, अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए इन लोगों का एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब ये एक्सपर्ट्स हैं और ये फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज की, और इस फीस का लोड अल्टीमेटली आता है इन्वेस्टर पर। ऑन दी अदर साइड निफ्टी जो इतना जाना माना इंडेक्स है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसके कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, इसके स्ट्रक्चर में रीबैलेंसिंग कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पर अपना टाइम, एनर्जी और अपने पूरे एफर्ट्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। तो जब एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स यहां पर ऑलरेडी अपने एफर्ट्स डाल रही है तो फिर से क्यों दोबारा एफर्ट डाला जाए वही चीज बनाने का। तो एक अच्छा तरीका होता है इंडेक्स फंड, जो कि एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, और जैसे इंडेक्स की कॉम्पोजिशन होगी, यानी कि जैसे हमारे इस एग्जांपल में जहां जैसी निफ्टी की कॉम्पोजिशन होगी एग्जैक्टली वैसा ही एक पोर्टफोलियो बनाया जाए, और उस पोर्टफोलियो के छोटे छोटे शेयर्स बना दिए जाएं, जिसे हम म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कहते हैं। यहां इंडेक्स फंड में आप इसे यूनिट्स ऑफ इंडेक्स फंड कह सकते हैं या इवन शेयर्स ऑफ इंडेक्स फंड कह सकते हैं। और इन इंडेक्स फंड्स में डील करने से आपको कन्वीनियंस वो मिलती है जो स्टॉक मार्केट वाली है, और आपको डाइवर्सिफिकेशन वो मिलता है जो किसी इंडेक्स का है। यानी आपको दो तरफ से जो एडवांटेज मिलते हैं, और इन सारे एडवांटेजेस को हम ध्यान में रखें तो इंडेक्स फंड अपने आप में एक अलग सी कैटेगरी जरूर हो गई, बट रियल कॉम्बिनेशन जिसकी बात करें तो वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करूं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, उससे पहले यदि कोई इस मैटर का एक स्नैपशॉट लेना चाहे या इसे पॉज करके लिखना चाहे तो आप प्लीज लिख सकते हैं, एंड देन आई टेक यू अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता कि आप पूरा का पूरा मैटर साथ साथ लिख लें, बट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप इसे बाद में अच्छी तरह पढ़कर इसे समझ लें और इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये हमारे डिस्कशन का आज सबसे मेन कंपोनेंट है, और इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत कैसे हुई, चलिए हम थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलें। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन इंडिया, ईटीएफ, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का शॉर्ट फॉर्म है, ईटीएफ इन इंडिया, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में, आज से लगभग 25 साल पहले। तो 2001 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो रियल टर्म्स में ईटीएफ में जो ग्रोथ देखने मिली है और ईटीएफ को लेकर जो अवेयरनेस हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स में हुई है, ये पिछले 10 सालों का इंपैक्ट है। क्योंकि पिछले 10 सालों में यदि निफ्टी ने अपनी जगह पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है तो वही ग्रोथ हमें ईटीएफ में भी देखने मिलती है। सो बेंचमार्क म्यूचुअल फंड, इसने लॉन्च किया था एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ जिसका नाम था निफ्टी बी। ये इंडिया का सबसे पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था, और निफ्टी BEE, जिसे निफ्टी बीज कहा जाता है बेसिकली, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, इसका शॉर्ट फॉर्म BEES। सो निफ्टी बीज जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, और ये सबसे पहले 2001 में बेंचमार्क म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से लेकर 2014 तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की अवेयरनेस इंडिया में बहुत लिमिटेड थी और उसका ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड था। 2014 के बाद, यानी आप पिछले 10 सालों का ट्रैक देखें तो म्यूचुअल फंड में जिस तरह से आपने ग्रोथ देखी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इसी तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिली है। तो अगेन मैं आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले कर दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।
ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जिस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ ईटीएफ इन इंडिया। इन पिछले 25 सालों में ईटीएफ किस तरह इवॉल्व हुआ और आज ईटीएफ की क्या वर्थ है हमारी कंट्री में, एक बार समझते हैं। पहले इवोल्यूशन की बात की जाए तो ओरिजिनली जब 2001 में निफ्टी बीज का इंट्रोडक्शन हुआ, निफ्टी बीज एक रेप्लिकेट पोर्टफोलियो बनाया गया था, एक रेप्लिका बनाया गया था निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो वो ऑब्वियसली इक्विटी बेस्ड फंड था। तो यानी कि फंड के कॉम्पोजिशन में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स थे। बट यहां पर कौन कौन से दूसरे एसेट्स हो सकते हैं? यहां पर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, यहां पर कमोडिटीज भी हो सकती है, प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर भी हो सकते हैं। तो जब 2001 से लेकर अभी तक की बात करें तो इवोल्यूशन में सबसे पहला जो चेंज देखने मिला कि जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो एसेट्स की कैटेगरी बढ़ा दी गई। बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ ऐसे आए जो डेट बेस्ड यानी कि बॉन्ड बेस्ड ईटीएफ थे, कुछ कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ आए और कुछ ऐसे भी ईटीएफ आए जो कॉम्बिनेशन के साथ आए, यानी जहां पर बैलेंसिंग की जाती थी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की, यानी कि कुछ फंड्स डेट में इन्वेस्ट हो रहा है तो कुछ फंड स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। बट अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि ये एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो ना होकर ये एक पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है जहां पर फंड मैनेजमेंट का कॉस्ट हम कम से कम रखना चाहते हैं। तो अब एक बार डेटा देखें कि आज सिनेरियो क्या है। ETFs have evolved beyond equity and now cover gold, debt and international indexes or indices. The asset under management, जिसे हम AUM कहते हैं, asset under management of ETFs in India has grown exponentially in the last decade. ETF AUM in India has crossed rupees 6 lakhs crores with the majority being equity based ETF. तो आज भी हम यदि मेजॉरिटी ETF की बात करें तो आज भी मेजॉरिटी ETF तो इक्विटी बेस्ड ही है, बट इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन दूसरे एसेट्स का भी हो चुका है और 6 लाख करोड़ रुपए, इस वैल्यू को आप आंक सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। और आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हमको जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये इस वैल्यू के आसपास देखने मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ का पूरा मैटर और डिटेल में समझने के लिए मैंने इस वीडियो के फॉलोअप में जो आगे वीडियोस बताए हुए हैं जहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ईटीएफ को एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरह, और इसके साथ साथ एंड में हम ये पॉइंट भी लाएंगे कि पूरा का पूरा ईटीएफ मार्केट इंडिया में आज किस तरह से ग्रो कर रहा है।